अब बात G20 की। G20 के सफल आयोजन के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की बारिश की। यहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। G20 की सफलता के बाद से प्रधानमंत्री मोदी को देश और दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। फिलहाल बीजेपी हेडक्वार्टर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बाकी सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं और जल्द ही उनके नाम की घोषणा हो सकती है। हम सीधे चलेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर हमारी सहयोगी महिमा कटारिया मौजूद है। महिमा, किन नामों पर मंथन चल रहा? और हमने देखा कि आज जब बीजेपी कार्यालय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां पर जोरदार स्वागत किया गया। संकेत किस तरीके से? बिल्कुल, जिस तरीके के इससे मनोज जी आपने बताया, दो चीज़ें यहाँ पर बहुत खास हैं जब बात आती है राजधानी दिल्ली और भाजपा कार्यालय की। पहला तो G20 की, जिस तरीके से आपने बताया कि अध्यक्षता भारत को मिली थी और उसके बाद जो सक्सेसफुल G20 का इवेंट रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया, यानी अकॉर्ड किया गया, एक वेलकम, ग्रैंड वेलकम जिसे कहा गया, जो कि जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो दिल्ली NCR से यहाँ पहुँचते हैं, पुष्प वर्षा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और एक ग्रैंड वेलकम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज राजधानी दिल्ली में भाजपा के कार्यालय में CEC की यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। अब दो चीजें यहां समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आगामी विधानसभा चुनाव, जब आगामी विधानसभा चुनाव की बात आती है तो ज्यादा फोकस, ये कहना गलत नहीं होगा, इस समय भाजपा का मध्य प्रदेश पर और छत्तीसगढ़ पर है। लेकिन छत्तीसगढ़ के यहाँ पे नेता जो हैं वो मौजूद नहीं है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पे दौरा है, वहां पे रैली है, तो इसके चलते, वहां की प्रेपरेशंस के चलते यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीटों की जो बात की गई है वो शायद अब आने वाले सप्ताह में डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा मनोज जी कि भाजपा ने कमर कस ली है। जब बात आती है लिस्ट की, तो इस पूरे चुनाव को और सीटों की कैटेगरी को भाजपा ने A, B, C और D में डिवाइड कर दिया है। अब A, B, C, D को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पूरा चुनाव आगामी विधानसभा का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का A, B, C, D कैटेगरी पे है, तो भाजपा किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर रही है। आपको याद होगा कि पिछली बार, क्योंकि ये दूसरी बैठक है CEC की, पहली बैठक में कम से कम अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 39 नामों पर मोहर लगाई गई थी और छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो 21 नामों पर मोहर लगाई गई थी। अब इस बार की अगर बात करें कि आखिर किन किन नामों पे, क्योंकि आप बोल रहे थे कि चयन किया जाएगा, हालांकि युवाओं पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, महिलाओं पे ज्यादा फोकस किया जाएगा और SC सीटों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। हालांकि कोर ग्रुप की जो बैठक थी वो अमित शाह के घर पर कल छत्तीसगढ़ की हुई है, उससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें कई नाम जो हैं वो निकल के आए हैं, उन पे चयन किया गया है। ये कहा जा रहा है, अगर कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि 60 से लेके 60 to 65 ऐसे नाम हैं मनोज जी जो कि मध्य प्रदेश में अब निकल के सामने आएंगे, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। उसके बाद उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और जल्द ही जो सेकंड लिस्ट है मध्य प्रदेश की, जल्द ही जो सेकंड सूची है, जो सेकंड लिस्ट है महिमा, वो निकल कर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मध्य प्रदेश चूंकि लंबे साल से, कई साल से वहां पर सरकार बीजेपी की है, वहां पर आपने देखा कि पुराने और नए नेताओं में टकराव दिखाई दिया, कई सारे बयान भी आए और मध्य प्रदेश है जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती बना हो। यही कारण है कि दिल्ली से कुछ प्रभारी, फिर उसके बाद और प्रभारी पर प्रभारी नियुक्त हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी ने कुछ क्राइटेरिया तय किए थे। वो क्राइटेरिया ये थे कि 70 के ऊपर या 75 के ऊपर के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि अभी जो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में 3 मंत्री बनाए गए, उनमें से एक मंत्री 75 के ऊपर के थे। तो क्या इस चुनाव में जो उम्र का क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया खत्म कर दिया जाएगा, या बीजेपी ने अब तक जो टिकट बंटवारे में अपने क्राइटेरिया तय किए हैं उन क्राइटेरिया से इतर, उनसे अलग सिर्फ जीत ही क्राइटेरिया होगा या कुछ और?
देखिए मनोज जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब क्राइटेरिया की बात आती है तो ये कयास लगाए जा रहे थे या स्ट्रैटेजी लगाई जा रही थी कि अगर भाजपा की बात आती है तो भाजपा 70 से ऊपर वाले जितने भी नेता हैं उनको टिकट नहीं देगी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा मनोज जी कि जहां पर एक तरफ टिकट दी गई है, क्योंकि आपने ये बात सही कही, जहां पर एक तरफ टिकट दी गई है वहीं कई लोगों की टिकट काटी भी गई है। यानी जो काफी सीनियर नेता है या पुराने नेता है उनकी जो टिकट है वो काटी गई है, जैसे कि चंद्रशेखर साहू हो गए, उनकी टिकट काटी गई है। तो तमाम कई ऐसे नेता हो गए जिनकी टिकट काटने से भी पीछे हटी नहीं है भाजपा। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि ए बी सी डी कैटेगरी, क्योंकि जो फोकस है अभी भाजपा का वो ए बी सी और डी कैटेगरी पे है। यानी इस तरीके से सीटों को डिवाइड कर दिया गया है कि अगर डी कैटेगरी वो सीट हो गई जो भाजपा कभी जीती नहीं है, सी वो कैटेगरी हो गई जो 2 बार से ज्यादा हारी है, बी वो कैटेगरी हो गई जो ऑल्टरनेटिव भाजपा जीती है। अब आज जो चयन किया जा रहा है नामों पे, वो उन नामों पे किया जा रहा है कि आखिर बी कैटेगरी में कौन से नाम फिट बैठते हैं। यानी जो ऑल्टरनेटिव इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें जिस पर जीत जो दर्ज की है भाजपा ने, उन नामों पे चयन किया जाएगा। हालांकि ए कैटेगरी सबको पता होती है कि ए वो कैटेगरी है जिस पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात आती है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो 100 से ज्यादा कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा अभी चयन कर रही है। और अगर देखा जाए तो 39 नाम जो हैं वो पहले आ चुके हैं। इस बार अगर आते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि कम से कम 65 नेम्स जो है इस बार की लिस्ट में आ जाने चाहिए। और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर लेते हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ आज डिस्कस नहीं किया जाएगा अगर सूत्रों की माने तो। क्यों? क्योंकि जो नेता हैं, आपने भी जिस तरीके से बताया, जो सीईसी के मेंबर्स है, हालांकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे मौजूद है, राजनाथ सिंह यहाँ पे मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, वो सीईसी के मेन कोर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो जरूर यहाँ पे मौजूद है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो लीडर्स हैं वो प्रधानमंत्री के सामने मौजूद नहीं है। तो नामों पर जो चयन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो नहीं की जा सकती है। कल प्रधानमंत्री का वहां पे एक अपना स्केड्यूल पूरा तैयार हो चुका है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ जाएंगे। लेकिन जब बात आती है सीट शेयरिंग की या सीटों की कि किस तरीके से भाजपा उनके नामों पर डिसाइड कर रही है, तो पूरा चुनाव जो भाजपा अभी जिस तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर रही है वो कैटेगोरिकली कर रही है कि किस तरीके से अगर हारा हुआ है तो किस तरीके से किन किन नामों पे चयन किया जाएगा। और ये कहना भी मनोज जी गलत नहीं होगा कि इस बार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। महिमा, चूंकि जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पर कल बैठक हुई थी और छत्तीसगढ़ के नेता भी वहां पर मौजूद थे। यह माना जा रहा था कि कोर कमेटी की बैठक वहां पर है। चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो नाम तय कर लिए गए हों और वो नाम इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आ भी गए हों। और मध्य प्रदेश में चूंकि मोदी जी जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी जा रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर जब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो उम्मीदवारों को लेकर उतावलापन या फिर तमाम सारा प्रदर्शन ना हो, इसलिए उन नामों को संभाल कर रख लिया गया हो। मनोज जी देखिए बिल्कुल सही, क्योंकि आपने कहा कि मध्य प्रदेश में जब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए भी और सभी के लिए कि लीडरशिप की लड़ाई कहीं ना कहीं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस पार्टी, सभी में देखने को मिलती है। क्योंकि जब लीडरशिप की बात आती है तो हमारे पास नाम कौन निकल के आते हैं? नरेंद्र सिंह तोमर निकल के आते हैं, नरोत्तम मिश्रा निकल के आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल के आते हैं, तमाम जो बड़े नाम है वो निकल के आते हैं। तो लीडरशिप की जो लड़ाई है वो देखने को मिलती है। क्योंकि आपने कहा कि लीडरशिप में टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार जो सूची आई थी उसमें से एक नाम ना आने पर हंगामा भी देखने को मिला था। नरेंद्र सिंह तोमर के उस पर एक काफी सारे जो एक हंगामा था वो भी देखने को मिला था। और साथ ही साथ क्योंकि आपने बात की कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, वो शेड्यूल भी आ चुका है। ये हो सकता है क्योंकि मैं लगातार जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि कैटेगरीज में चुनाव को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, तो बी सी और डी कैटेगरी जबकि भाजपा कवर कर चुकी है और इंडिया ब्लॉक ने अभी तक किसी भी नाम को छुआ नहीं है। तो अब देखना ये होगा, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि कोर ग्रुप में जिन नामों का चयन किया गया है, जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश किया जाएगा, क्या उन्हीं नामों पर मोहर लगेगी? क्योंकि हमने देखा था पिछली सूची में कुछ नाम जो छूट गए थे, वहां पर आक्रोश जरूर देखने को मिला था। भाजपा के जो लीडर्स हैं उन्होंने आक्रोश भी सहा था, नरेंद्र सिंह तोमर को काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा था। हालांकि कई ऐसी बातें जो है वो निकल के सामने भी आई थी। तो क्या इस बार पार्टी लीडरशिप जो है
या सीईसी के मेंबर्स हैं, उन्होंने इन सब बातों को भी ध्यान में रखा होगा। बिल्कुल ठीक या कहा जो आपने, नए बिल्कुल नाम ठीक निकल कहा के आपने सामने, कि क्योंकि इन जिस तमाम तरीके से वरिष्ठ मैं आपको नेताओं ने बता उन रही हूं, बातों को ध्यान में रखा होगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि किसी भी राज्य में जब आपकी पार्टी कई सालों तक या एक दशक से ज्यादा सत्ता में होती तो स्वाभाविक तौर पर वहां बहुत सारे मजबूत दावेदार हो जाते हैं। और जब दावेदार हो जाते हैं तो पार्टी आलाकमान के लिए संकट ये हो जाता है कि किसे चुने और किसे नकारें, क्योंकि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी भी है। और ऐसे में जो कई साल के विधायक हैं वो एंटी इनकम्बेंसी उनको लेकर है। तो वर्तमान विधायकों को ड्रॉप किया जाए, अच्छे युवाओं को चुना जाए। बिल्कुल ठीक कहा महिमा, इसे लेकर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है और उसी में चुनकर ये निकालने की कोशिश होगा कि पार्टी के लिए मौती कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे महिमा का, जो विस्तार से हमें बीजेपी कार्यालय से जानकारी दे रही थी कि मंथन और चिंतन इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन से वो उम्मीदवार हैं जो जिताऊ हैं, जो टिकाऊ हैं, उन्हें चुना जा सके।